हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। और आज हमारी क्लास नंबर 7 हमारे प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे हैं। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस लगा रहे हैं जितने भी आ रखे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चंस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। हालांकि मैंने आपको इससे पहले 6 क्लास करा दी हैं। 2 प्राचीन से संबंधित है, 2 मध्यकालीन से संबंधित है और 2 आधुनिक भारत से संबंधित है। ठीक है, आज क्लास नंबर हमारी 7 है। हम सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा रहे हैं जो क्वेश्चन में आ रखे हैं, पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं। आज मैं कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता हूँ जो हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आज क्वेश्चंस देखोगे आप, जैसे तैयार किए हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये जो सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, मॉक के तौर पे आप लगाएं इसको। टॉपिक्स वही हैं सारे के सारे। अब क्या है, इस तरीके से मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा सा कि किस तरीके से लेके चलें प्राचीन से संबंधित। अब क्या है, हम प्राचीन के क्लासेस कर रहे हैं। आज जो क्लास करेंगे वो प्राचीन से संबंधित होगा और कुछ क्लासेस प्राचीन की लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें हम टॉपिक वाइज कहा जाए कि जैसे प्राचीन में जो भी टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आएगा क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल, बुद्ध, जैन, ठीक है, उसके बाद काल। इस तरीके से जो टॉपिक्स वाइज है हम उनके क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि बच्चों को क्लियरिटी रहे। टॉपिक भी चलता रहेगा हमारा, साथ साथ पीवाईक्यूज भी हमारे लगेंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि एक क्लियरिटी बच्चों के दिमाग में रहेगी, मिक्सअप नहीं होगा। ये क्या है, एक बार मैं ये सारा का सारा प्राचीन के सारे टॉपिक्स के साथ साथ पीवाईक्यूज कराऊंगा आपको, फिर मध्यकालीन के, फिर आधुनिक भारत के, वो भी टॉपिक वाइज। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सब्जेक्ट तो वही अपना हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी इंसेंट पढ़ाएंगे। इंसेंट में भी अगर आप पढ़ोगे, इंसेंट का सिलेबस देखा होगा तो आपने क्वेश्चन से आप बच्चे तैयारी करते हैं तब एक होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल शुरू हो जाता है, फिर उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, जिसमें बुद्ध और जैन जो है उनसे संबंधित हो जाता है। फिर उसके बाद मौर्य काल आ जाता है, फिर मौर्योत्तर काल हो जाता है, मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के बाद ये जो क्या कहते हैं पूर्व मध्यकाल भी हर्षवर्धन तक जाता है। वहां तक चलाएंगे हम लोग टॉपिक वाइज। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे किस तरीके से, उस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा, बताता रहूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या है। एक पैटर्न बच्चों के दिमाग में सेट होगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी हम प्राचीन की ही क्लास करेंगे। प्राचीन के बाद कुछ फिर मॉडर्न पे स्विच करेंगे, मॉडर्न के बाद फिर आधुनिक भारत पे। ठीक है, इस तरीके से चीजों के लिए करते रहेंगे। कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा मैंने जो सोची है वो हम बात करेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये चला रहे, मैं बताता हूँ। पहला जो हमारा सेगमेंट था, ठीक है, प्राचीन का, मध्य, मध्यकालीन, ठीक है, और आधुनिक। ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन हम ये पहला लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, हालांकि मैंने इसकी 2 क्लास आपको इसकी करा दी है, 2 इसकी करा दी है, ताकि क्वेश्चन आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब क्या है, 2 क्लास सारी की सारी मैंने आपकी कराई दी है। ठीक है, जब 2 क्लास करा दी तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसा है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता जा रहा हूँ। तो अब मेनली हम काम करेंगे प्राचीन पे। ठीक है, प्राचीन में जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जितने भी पैटर्न पूछा गया, जिस तरीके से भी पैटर्न आता है, फैक्चुअल, इनफैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, जिस तरीके से भी आएगा, तो पहले हम इस पे डील करेंगे, फिर इस पे स्विच करेंगे, फिर इस पे स्विच करेंगे। आपके एग्जाम तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा दूंगा, पीवाई के थ्रू और थ्योरी के थ्रू, जैसे भी आप बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्राचीन पे। तो प्राचीन की जो हम क्लास लगाएंगे वो टॉपिक वाइज चलेगी अब हमारी। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास चलेगी बच्चों। ठीक है, जिसमें मैं आपको पहले शुरुआत कराऊंगा प्रागैतिहासिक काल से, सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद फिर आगे और बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से हम इंसेंट को कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा ये प्राचीन वाला सेगमेंट कंप्लीट होगा थ्रू पीवाई की क्वेश्चंस, उसके बाद हम मध्यकालीन पे स्विच करेंगे। मध्यकालीन पे भी हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, जिसमें भी जितने भी है, सल्तनत काल आएगी, सल्तनत, मुगल काल, और इस तरीके से ब्रिटिश तक हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आधुनिक पे स्विच करेंगे। आधुनिक पे हम जाएंगे, यूरोपियंस जो आए थे, कंपनियों का आगमन, कैसे स्टेबलाइज्ड हुए और किस तरीके से उन्होंने रूलिंग करना शुरू करा। उसके बाद फिर आगे जाके आंदोलन पे जाएंगे। ठीक है, फिर गांधी युग शुरू होगा, गांधी युग से क्वेश्चन संबंधित होंगे। ये जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ बताता चला जाऊंगा। इस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे पूरे सिलेबस के साथ।
चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डेस क्या थी। ठीक है बच्चों, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन को। ठीक है, अब हमको क्वेश्चंस बताना है कि हड़प्पा के जो लोग थे उसकी सामाजिक पद्धति क्या थी, किस तरीके से वहां की सामाजिक सोसाइटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेता हूं मैं। ऑप्शन ए है उचित समतावादी, ऑप्शन बी है दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी है वर्ण आधारित और ऑप्शन डी है जाति आधारित। तो बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अगर आप पीवाई क्यूज को भी ठीक से सुन रहे हैं और लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर होता जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूंगा कि किस तरीके से क्या चीजें हैं। आई होप सो कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी। इसका राइट आंसर क्या होगा, उचित समतावादी। समतावादी का मतलब समान। ठीक है, समान का मतलब ये हो जाता है कि जो भी था, ना तो जाता उसमें जाति व्यवस्था थी, ना वर्ण व्यवस्था थी, किसी भी तरीके का कोई भी कास्टिज्म या फिर वर्णों का कहा जाए कि पार्टिसिपेट नहीं था। ठीक है, अब क्या समान इसमें ये था, समान में कि सारे के सारे जो भी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, वो अपने आप में बराबर थे, इक्वल थे कहा जाए तो। ठीक है, अब तक यही चीज थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, उचित समतावादी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ठीक है, देखा जाए तो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस आपको लेके आया हूँ, छांट के लेके आया हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक टॉपिक वाइज है, हड़प्पा से ही संबंधित है। ठीक है, पहला हम जो टॉपिक है वो हमारा हड़प्पा से ही कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हड़प्पा सभ्यता की के बारे में कौन सी उक्ति सही है, बताएं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए चार, इनमें से कौन सा सही है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ठीक है, ऑप्शन बी है, उन्हें गाय के लिए, गाय उनके लिए पवित्र थी। और ऑप्शन सी है, उन्होंने पशुपति के समान सम्मान करना आरंभ किया, जो पशुपति थे उनका सम्मान करना शुरू करा। और ऑप्शन डी है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बताओ बच्चों क्या है इसका सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति का हम बात कर लेते हैं सभ्यता के धर्म की। तो धर्म में हमको कहा जाए तो धर्म में हड़प्पा के लोग मातृदेवी, मातृदेवी और पशुपति। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, हालांकि इसमें धर्म प्रधान नहीं थी, रिलीजन का या धर्म का इतना ज्यादा रोल नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अब ये पशुपति का क्या है, पशु आगे हम इस बारे में बात करेंगे। मातृ देवी के मतलब जो कि नेचर की पूजा करते हैं। मातृ देवी जो एक कहा जाए मोहरें मिली हैं, उनमें मातृ देवी का जिक्र किया गया है, मोहर में इनका चित्र अंकित है। ठीक है, पशुपति का भी चित्र अंकित है, इसीलिए हम इसको मातृ देवी की, जॉन मार्शल जो है एक बड़े ही दार्शनिक जो है इतिहासकार, उन्होंने पशुपति को ही शिव का, पशुपति का जो पशुपति है, पशुपति को ही शिव का आद्य रूप कहा है। ठीक है, पशुपति को ही शिव का आद्य रूप कहा है जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पशुपति इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय इतना रोल नहीं था गाय का। गाय का रोल बढ़ता है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल जो था उसमें गाय को अगन्या कहा गया है, अगन्या। ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा पवित्र पशु के तौर पे मारे गए। अश्वमेध का है ये चीज, अश्वमेध की इसकी कोई जानकारी नहीं है, यज्ञ वगैरह का चीजों के लिए धर्म इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे। उससे ये क्वेश्चन तो मैं आपको लास्ट टाइम करा चुका हूँ, पीवाई की इंसेंट में आकर आपने देखा होगा, तो बड़े आराम से इसका आंसर लगा देंगे आप। ईंट है, बांस तो होगा नहीं, पत्थर होगा नहीं, एक बार के लिए लगा लेते हैं लेकिन पत्थर नहीं था। और डी ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि जब इंजीनियर रेल लाइन बिछा रहे थे तो वहां से हड़प्पा के साइड से क्या लेके चले गए थे, ये क्वेश्चन था। तो वो ईंटें लेके चले गए थे, वो ईंट से बना हुआ पकी हुई ईंटें थी। ठीक है, पकी हुई। ठीक है, ये हड़प्पा के लोग इसलिए काफी ज्यादा है और चीजों के लिए। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था
एक ये शहर है, एक तरीके से बताया जाए कि इसमें बसा हुआ है, तो उसकी गलियां किस तरीके की थी, तो बताएं। ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी गली थी, ऑप्शन बी है तंग और मैली गली थी, ऑप्शन सी है फिसलन वाली थी, और ऑप्शन डी है तंग और टेढ़ी गली थी। तो ये बताएं उसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में जो गलियां थी वो किस तरीके की थी। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज होंगे ही, कंफ्यूज पक्का होंगे। तो अब क्या, जैसे ये शहर बसा हुआ है तो हड़प्पा का, मैं आपको बताता हूँ, एक तौर पे ये हड़प्पा नगर है। तो हड़प्पा की जो गलियां थी वो सीधी की सीधी इस तरीके की सी थी, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, ये पैटर्न था जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न कहाते हैं, इतना ज्यादा होने के बाद भी और उसके बाद हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आज से लगभग लगभग मान के चलो 4-5 साल, 1000-5 साल पहले, लगभग 2-3-5-5 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा के लोगों ने इस चीज को डेवलप करके अपनी जिंदगी में कहा जाए सुधार किया था। ठीक है, तो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इस तरीके का पैटर्न था। ठीक है, समकोण पे, ये बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ से शुरू होकर पूरा का पूरा चौड़ी और सीधी क्या हो जाएगा। ठीक है, और आएगा ठीक है, और इस बारे में ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करने वाला कि आपको हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए अगर कुछ आता तो हम इसको एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। अगर आपको हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस तरीके के थे। अब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को प्रतिबंध रहती है कि ऐसा रहा हुआ क्या है। तो ऑप्शन ए पढ़ देता हूँ, ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, और ऑप्शन सी है यायावर या छाया जिनको बनाया, और ऑप्शन डी जनजातीय है। ये बताया तो किस तरीके का क्वेश्चन अच्छा का पूछा है और इसका सही आंसर क्या होगा। हड़प्पा के लोग ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे। बताओ तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा के लोग शहरी थे। क्यों? ठीक है, हड़प्पा के लोग शहरी थे, ग्रामीण जो उसका कहा जाए समाज था वो समाज ग्रामीण नहीं था। उसका एक कारण है, हड़प्पा के लोग जो कृषि आधारित थे। ठीक है, जो मेन व्यवसाय था, कहा जाए कि मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय था तो कार्य करते वो कृषि थी। अब जब लोग कृषि करेंगे, ठीक है, इन लोगों ने कृषि करना शुरू किया, जब हालांकि मैंने इसको कृषि होगी तो कृषि, जब अगर 4 लोग हैं कृषि कर रहे हैं, उनको चाहिए 50 kg के आसपास, मान लो एग्जाम्पल कर रहा हूँ, 50 kg उनको चाहिए 50 kg। ठीक है, अगर पूरा साल का इनका खर्चा है तो 50 kg के आसपास खर्चा है। ठीक है, या 50 क्विंटल, जैसा भी आप समझ में आए, एग्जाम्पल के तौर पर बताओ 50 चाहिए। उन्होंने खेती करना शुरू करा, एरिया पहले इतना जोतते थे, फिर थोड़ा उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये लोग हैं, इन्होंने ये जोतना शुरू करा, फिर जो इसमें कहा जाए उपज बड़ी, इसको क्या बोलते हैं, अधिशेष। अधिशेष का मतलब, अधिशेष का मतलब ये होता है जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना। आज के टाइम पे आप अगर बच्चे जो खेती कर रहे हैं या जो गाँव के उनको पता होगा, हम लोग खेत में धान उपजाते हैं या फिर जो भी कृषि अनाज उपजाते हैं, उतना हमको जरूरत होता है उतना हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी का बच्चा उसको ले जाके बेचते हैं। ठीक है, बाकी का हम उसको बाजार में ले जाके बेचते हैं, बेच के तो उससे पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो उससे क्या होता है, हम अपने जीवन में सुधार करते हैं और उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढते हैं, अल्टरनेट कृषि कर रहे हैं, उसके साथ हम कुछ और भी करते हैं। तो वही चीज था कि जब अधिशेष होगा, अधिशेष के बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, हालांकि आज के टाइम पे मुद्रा चल रही चल रही है, ये पैटर्न पहले से ही था, तो लेकिन पहले क्या था, अब जैसे ही इनके पास अधिशेष बचता है, जो अधिशेष बचा उसको ले जाके ट्रेड में, ट्रेड का मतलब क्या है, व्यापार, बेचना खरीदना, यही तो ट्रेड है। तो इन लोगों ने अधिशेष को बेचना शुरू करा और ट्रेड करना शुरू कर दिया। जिसको गेहूं की जरूरत है वो हमसे गेहूं लेके जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी इतना ज्यादा फोकस मत करना, गेहूं ही बोल दिया, ये चीज बोल दिया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि खाने की चीज है, उसकी मान लो खाने उनके पास है, दूसरा एक कबीला है उनके पास, कहा जाए कि दूसरा इनकी जरूरत के सामान, इनके मान लो खाने की सामान इनके पास है और कपड़ा इनके पास है, तो इनको खाने के लिए जरूरत खाने की, इनको कपड़े की जरूरत है, तो ये लोग दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय बोलते हैं इसको। ठीक है,
जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। आज के टाइम पे भी कि भाई मेरे को मतलब कहा जाए कि इस चीज की जरूरत है तो आप ये ले लो, मुझे इस चीज की जरूरत है तो मुझे ये ले लो, ठीक है। ये चीज आज भी बहुत कॉमन चीजों में देखा होगा। ये एक मेन प्लेस पे एक जगह पे मिलते थे, यहाँ इकट्ठा करके सारा सामान, ठीक है, इन्होंने अपना बाजार टाइप का लगाया कि भाई ये अपना सामान लेके पहुंचे कि भाई यहाँ पे अनाज बेच रहा हूँ मैं, बाजरा गेहूँ जो भी है, और ये लोग आए कि भाई मैं यहाँ पे राई बेच रहा हूँ, जौ बेच रहा हूँ, गेहूं बेच रहा हूँ, तो बाकी का जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट था, सेम दावा जो आता था सारा का सारा, व्यापार की दृष्टि से जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दोस्तों से, आपको चीजें समझ आई होगी कि अधिशेष होने की कृति जो होगी, कृति से अधिशेष होगा, और अधिशेष का मतलब ये होता है कि जो हमको जितना कंज्यूम करना जितना चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास है, ज्यादा होगा तो उसके बाद उसको बेचेंगे, ठीक है। तो वो कृषि मुख्य व्यवसाय था। उसके बाद ये मेन काम फिर जो था वो व्यापार, ठीक है, व्यापार भी था। अब व्यापार होगा, जिनके पास पैसा आएगा तो पैसा आया तो लोग चाहो आपसे सीधे शहरों की तरफ, ठीक है। तो वो शहरी आबादी थी, जो हड़प्पा के लोग थे वो शहरी थे, ठीक है। अब समझ आ गया, होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बच्चों याद रखना, मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताते जाऊँ, अगर आप थोड़ा सा क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा पेन और बुक को लेके, नोटबुक को लेके बैठे हैं, तो जो चीज़ में आपको इम्पोर्टेंट और कुछ चीज़ें होती है वो आप नोट डाउन कर सकें, तो ये चीज़ भी करने बताइए इसकी, ठीक है। अब जैसे ये पूछ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नगर के जो कौन सी नदी थी उसके किनारे बसे हुए थे। अब नदी के किनारे बसने का ये कॉन्सेप्ट है कि जितना पूरे हड़प्पा की सभ्यता या जो लोग बसे हुए थे हड़प्पा के लोग, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। अब नदी के किनारे बसने का सिंपल सा लॉजिक है, नदी के किनारे पानी की आपूर्ति होती है, कृषि में भी काम आएगा, पशुपालन में भी काम आएगा, स्वयं के लिए भी काम आएगा, ये सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात ये भूमि होगी वो भी उर्वरक रहेगी, ठीक है। पानी के लिए, क्योंकि जब नदियां आती हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चीजों के, नदियां जब आते तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ जो कहा जाए कि बिजली के लिए जो भी जरूरत पड़ती है चीजों के लिए, पोटेशियम हो गया या मतलब कहा जाए आगर, आगर आपने नाम सुना होगा इसका ज्योग्राफी में, इतना ठीक से मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को भी, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सर से आप भी पढ़ रहे हो तो वो पता चल जाएगा। तो खाकर वागर वो प्रदेश बोले जाते हैं कि मुझे अपने साथ भागे उपजाऊ पत्ते जो भी होते हैं वो अपने साथ लेके आती है और मैदानी भागों में उसको बिखेर देती है, ठीक है। जब आप पहाड़ों से आएंगे तो वो साथ कैरी करती है क्योंकि वो ढलान रहता है, और जब मैदान में भागों में आते तो वो धीरे धीरे केवल पानी आगे बढ़ता है, और जो कंटेंट जो भी होता है उसके अंदर जो भी ताजा उपजाऊ चीजें होती है वो सारी मैदानों में फैल जाती है, खादर बागर और उनको बोला जाता है। तो कृषि के लिए भी उपजाऊ है पानी, पानी तो कंपलसरी है, इसलिए वो किसी ना किसी नदी के किनारे आप देखोगे, मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र में हो गया, ये नदी के किनारे बसे हुए हड़प्पा, ये भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यताएं हैं, ठीक है। आज भी देखेंगे तो हम लोग भी, हमारी जो 2-3-4 जनरेशन पहले थी वो नदी के किनारे आसपास का पानी के लिए जरूरत पड़ती है, वो अस्त गंगा यमुना दोआब में, नीचे कृष्णा गोदावरी और ये सारी की सारी नदियां हैं। भारत तो पूरा नदियों का कहा जाए कि जाल बिछा हुआ है इस तरीके से, बहुत ही अच्छा कहा जाए प्रदेश कहा जाता है भारत को। तो हम बात कर लेते हैं इस बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं हालांकि बता देता हूँ। तो हमारा हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी, ये लिख लेना बच्चों, सिंधु और ये रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कुछ और आगे कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ। सतलज के किनारे रोपड़, रोपड़ का नाम आपने सुना होगा, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। ये सारी है मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो लोथल का नाम सुना होगा, लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी, ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। बात करें काली गंगा, काली गंगा घाघर नदी के किनारे है। तो इस तरीके की सारी की सारी जो भी साइट्स है इसकी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पावासी जो किस वस्तु के उत्पादन में थे। हड़प्पावासी सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे पहले उत्पादन किया था हड़प्पा वाले वासियों ने, तो ये क्वेश्चन कह रहा है मेनली। इसका सही आंसर है मुद्राएं का इन्होंने सबसे पहले यूज किया हुआ था या उत्पादन किया हुआ था। ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी है कपास, और ऑप्शन डी है चौक। पता है क्या है?
देखा। तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं। इसका सही आंसर होगा कपास। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों कपास। ठीक है। हड़प्पावासी जो थे, जो वस्तु उत्पादन में उन्होंने सबसे पहले कपास की जो खेती की थी, वो सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने ही शुरू करी थी। कपास, कपास का मतलब आप जानते हैं, कपड़ा बनाने के लिए इसका मेनली यूज होता है, और बहुत ज्यादा सूती वस्त्रों में, और सूती वस्त्रों में भारत सदियों से ही कहा जाए कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में। अब अंग्रेजों ने तो सूती वस्त्र का मार्केट जो था उन्होंने खराब किया हुआ था। आप देखोगे आगे आधुनिक भारत में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके टाइम पे, उससे पहले सोचो कपास यहाँ पे बना हुआ था जिसका लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। मतलब 5 से 4 हजार साल पहले, 5 हजार साल पहले। ठीक है। तो मेनली कपास होगा इसका सही आंसर। उत्पादन जो किया गया था वो कपास का उत्पादन किया गया था। ठीक है। इसका सबसे पहले जो कपास का उत्पादन हुआ था वो हड़प्पा में ही हुआ था। ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा पहला उत्पादन जो हुआ था। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए जो उद्गत निम्नलिखित से कौन से हैं? ठीक है। मतलब जो ट्रेड होता था और आर्थिक विकास, तो मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप अगर चीजों में बताते हैं, चीजें करते हैं, तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, वो व्यापार के लिए क्या है, आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी थी, जो चीजें बनाई तत्कालीन टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी है मुद्राएं, ऑप्शन सी है नावें, और ऑप्शन डी है मकान। बताए बच्चों। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो अपने आप ही बन जाएगा। अगर व्यापार हो रहा है तो व्यापार का और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि आपकी जो आज की टाइम पे पोजीशन है उससे थोड़ा सा इंप्रूव होना, वही आर्थिक विकास। अब व्यापार हो रहा है तो मतलब आर्थिक विकास तो हो गई, और ये तब होगा जब सीधी सीधी बात है मुद्राएं, यानी कि पैसा। सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है। मुद्राएं, हालांकि मुद्राओं का इतना बड़ा रोल नहीं था, मैं ये बता दूंगा बच्चों आपको। मुद्राओं का इतना बड़ा रोल नहीं था। मेनली जो ट्रेड होता था दूसरे, जैसे मोटा मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड होता था, और दूसरे क्षेत्रों से भी ट्रेड होता था। ठीक है। अब इनका ट्रेड होने के लिए मुद्राएं तो मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है हड़प्पा की मुद्राएं। ठीक है। भारत में भी दूसरे ट्रेड, जो दूसरे क्षेत्रों से मेसोपोटामिया वगैरह की मुद्राएं मिली है, बर्तन वगैरह, और इधर दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार चलता था, तो उनका मिला है ट्रेड के लिए मुद्राएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुद्राएं, यानी कि वही पैसा, मुद्रा, सिक्के। ठीक है। हालांकि ये सिक्के टेराकोटा, टेराकोटा के बने हुए थे। ठीक है। आयताकार जो सिलगुड़ी है उनकी को टेराकोटा को तेलगुड़ी, तेल खड़ी, या तेलगुड़ी कहते हैं, गड़ी में तेल खड़ी। ठीक है। ये याद रखें नाम। इस तरीके के आयताकार में मिली है जो इसकी वो है। ठीक है। मुद्रा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को याद रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की थी? और ये शायद मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया होगा कि इस बारे में कौन सी सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवापाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग, और ऑप्शन डी है लोह युग। तो किस युग की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। कांसा, इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। ठीक है। कांस्य युग। और बात कर रहे थे कांस्य युग के बारे में, तो कांसा जो बनाया गया था, ये जो कांसा है, ठीक है, कांस्य युग, कांस्य युग से संबंधित थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और कांसा जो, इसको मिक्स करके ये दो धातुओं की कांवा प्लस टिन, ठीक है, कांवा और टिन को मिला के बनाया गया था। ठीक है। इनको मिला के कांसा बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ओके, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको अभी लास्ट एक्सप्लेन किया है, तो बताइए, बताएं क्या होगा इसका आंसर? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, और कृषि थी। बताएं इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? कृषि। मुख्य व्यवसाय इसका जो था वो था कृषि। ठीक है। हालांकि व्यापार भी यहाँ के लोग कर रहे थे, लेकिन बात कर रहा है क्वेश्चन को देखे मुख्य व्यवसाय,
मेन फोकस किस पे था, तो वो कृषि पे ही था। हालांकि व्यवसाय भी करते थे, ठीक है, व्यवसाय भी करते थे, व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, बाकी की चीजें। तो मेन जो पूछा है वो है व्यापार से संबंधित थे, हालांकि पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करें जिसपे सारी की चीजें पूरी की पूरा एक सोसाइटी डिपेंड थी, तो वो आज के टाइम पे जैसे कृषि है। आज के टाइम पे भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग, लगभग 50% पॉपुलेशन कृषि पे आधारित है, ठीक है। वैसे ही कृषि पे ही आधारित थे, क्योंकि भूमि थी, चीजें थी, लोग कृषि, इसी से कॉन्सेप्ट अधिशेष वाला आ जाता है जो मैंने बताया था, इसी से कॉन्सेप्ट आता है अधिशेष। इसी से कॉन्सेप्ट आता है अधिशेष। अधिशेष से फिर क्या होगा, व्यापार होगा। व्यापार होगा तो उन्नति होगी, उन्नति होगी मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मतलब हम थोड़ा अच्छे से जिएंगे, और बाकी की जो जरूरत है, मकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे तो मतलब किस तरीके से पकी हुई ईंटों से मकान, सॉरी, पकी हुई ईंटों से मकान बनेंगे, और वेल डेवलप तरीके से होंगे, ऐसे काटती हुई गलियां होंगी अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि हमने जहां मर्जी आया वहां बना लिया, वेल डेवलप, फिर जो जिससे जरूरत पड़ेगी वो चीजें हम बनाएंगे। मोहनजोदड़ो में माँ स्नानागार मिलेगा, जो अधिशेष होगा उसको, अब वही चीज का मैं एक कॉन्सेप्ट और यहाँ बताता हूँ, जब अधिशेष होगा जो अनाज बचेगा उसको स्टोर भी तो किया जाएगा, स्टोर उसमें, तो वही मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिले हैं, जहाँ अन्न रखने के लिए जो बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते थे, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। ये अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 11, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी, इनमें से कौन सा ऐसा एक नगर है जो बिना दुर्ग, बिना दुर्ग मतलब किला, ठीक है, दुर्ग मतलब किला, बिना किले के है। किला आज के टाइम पे किला अलग होते थे, उस टाइम पे किला अलग होते थे। आप अभी से सोचे कि भाई ये लाल किला की तरह इतना बड़ा, उस तरीके का नहीं है, ठीक है। एक किला का मतलब होता है कि नॉर्मल सामान्य जो घर बने हुए उससे अच्छा और थोड़ा सा बड़ा हुआ, जिसके पास मान लो जमींदार टाइप का, जैसा जो कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी है, जिसके पास ठीक से पैसा है, तो वो थोड़ा सा घर अच्छा बना लेगा और थोड़ा सा बड़ा एरिया में घर बनाएगा, तो उस तरीके से किला के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से बताया कि कौन सा एक सिंधु नगर था जिसमें ये एकमात्र किला के बिना था, मतलब उसमें किला नहीं था उस एरिया में, उस साइड पे, उस स्थल पे। तो बताओ तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है चंदोड़। ठीक है, बता क्या है इसका सही आंसर। तो यहाँ पे किला नहीं मिलता है, कौन से लगा, बाकी किले मिलते हैं, तो बताए इसका सही आंसर होगा था बच्चों चंदूगढ़, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चंदूगढ़, ठीक है। अब इसको भी फेमस है यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना, ठीक है। मनका बनाने का कारखाना बच्चों यहाँ से मिला है, ये याद रखें आप लोग, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। चंदूगढ़ से ही मनका बनाने का कारखाना मिला है। मोहनजोदाड़ो, ये मैंने आपको बता ही दिया है, मोहनजोदाड़ो, इसमें महास्नानागार, ठीक है, महास्नानागार, अन्नागार मिला है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज ये चीजें मिलती हैं, और मोहनजोदड़ो से ही आपको और भी चीजें, नृत्य करती बालिका की, या डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, बालिका की मूर्ति मिली है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाए जो किला वाला है ये मिला हुआ है, कालीबंगा से भी किला मिला है, हड़प्पा से भी मिला है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनसे जो मिले हैं किले, वो, अरे किलो लिख दिया, सॉरी, जो किला मिले हैं वो दो स्तरीय है। दो स्तरीय का मतलब कि एक किला है इनकी साइड में, एक तरीके से मान लो ये किला है, ठीक है, और यहाँ मकान है, दो स्तर है, ठीक है। ये मकान बने हुए हैं यहाँ पे इस तरीके का, मान लो वहां पे किसी पुजारी का होगा या कोई व्यापारी होगा उसका होगा, उस तरीके से एक स्थान मिलता है बच्चों, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बड़ा ही उसको याद रखने वाली इम्पोर्टेंट चीज है जरूर तरीके से, ठीक है। एक जगह मिलती है धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है, एक जगह है धौलावीरा, इसमें
त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर है। ठीक है, एक किला मिलेगा, ये किला हो गया, यहाँ लोग रह रहे हैं। एक मध्य स्तर भी मिलता है इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से मध्य स्तर भी। त्रिस्तरीय जो कहा जाए कि बिना दुर्ग के या दुर्ग वाला स्तर है, कि त्रिस्तरीय संरचना जो मिली है वो धौलावीरा से मिली है। ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है बच्चों, बाकी इन सबसे द्विस्तरीय है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ से त्रिस्तरीय संरचना मिली है, जिसमें बीच में एक मध्य स्तर भी है। ठीक है, ये चीज है। हड़प्पा की बात करें, रावी नदी के किनारे है। हालांकि मैं ये सारी कालीबंगा, घाघर नदी के किनारे, अगर या घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है ये, और राजस्थान में सिचुएटेड है, राजस्थान में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा पहला पुराना शहर। जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर बताया बच्चों क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, पंजाब, सिंध। बताओ कौन सा है पहला? सिंपल सा इसका तो आंसर हड़प्पा देखते ही लग जाएगा, क्योंकि ये पहला ही जो खोजा गया था उसका, तो वो पहला शहर जो था वो हड़प्पा ही था, इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला गया है। सिंध नदी की जितनी भी सहायक नदी है, उसके सहायक नदी जितनी भी है, 8 नदी है, उनके किनारे बसे हुए ये सारे के सारे सिंध के नदी के किनारे बसे हुए ही है। जितनी भी सहायक मिली है तो सिंध के सहायक नदियों के सहारे बसी हुई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे के सारे मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है, ये सारी की चीजें मैं क्या बताऊं। पंजाब से मैंने रोपड़ बता ही दिया था आपको, और जिसको किसके सारे क्या बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे भी बसी हुई है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन। मोहनजोदड़ो जो साइट खोजी गई है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताओ बच्चों क्या है? एक विशाल स्नानागार मिला है, बिल्कुल सही है। एक धान्यागार मिला है, मतलब जो अनाज के स्टोर करने के लिए, ये भी मिले हैं, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है स्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान, ये भी ठीक चीज है। लेकिन सबसे बड़ा इनमें से पूछा कि ये मिले हुए हैं हड़प्पा से ही। लेकिन इसमें बात ये बताया बच्चों कि सही आंसर क्या होगा, कि जो सबसे बड़ा भवन है, जो सबसे बड़ी इमारत है एक तरीके से, या इमारत कह लो इसको, इमारत। ठीक है, इमारत जो है वो कौन सी है? बताओ तो। इसका सही आंसर होगा धान्यागार। इसका एरिया के तौर पे तो इतना ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है, इतना पूछता भी नहीं है, उससे इतना पूछेगा। ठीक है, तो 1 के आसपास बस फिट में आता है, तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। जिसमें हम बताया, इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा। और ये धान्यागार मतलब धन रखने की जगह, मतलब धान जो होते हैं ना, मतलब अनाज, धन नहीं है वो, पैसा वाला धन नहीं है, धान्य मतलब अनाज वाला, वो चीज है। इसको रखने की जगह होता था। जब हम कृषि उत्पादन अधिशेष, जो पैसा मतलब जगह बची, या फिर मतलब कहा जाए जो अधिशेष बचा, उसको स्टोर करेंगे ना आज के टाइम पे स्टोर रूम के तौर पे, जो हमारे कहा जाए कोल्ड स्टोरेज जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि कोल्ड स्टोरेज बना दिया, वहां हमने इसको रख दिया है। तो इस तरीके से इन लोगों ने भी धान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए जगह बनाई थी, धान्यागार बोलते हैं उसको। ठीक है, अनाज घर इस तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अनाज घर। ठीक है, यही चीज है। सही आंसर मैं आपको बता दिया। बात करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरालेख विद्या। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखें। पुरालेख विद्या जो है उसका अभिप्राय किससे संबंधित है? पुरालेख विद्या जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी है महाकाव्यों का अध्ययन, और ऑप्शन डी है भूगोल का अध्ययन। पता है बच्चों क्या है? पुरालेख विद्या किससे संबंधित है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें और लिख लें, याद कर लें, रट लें, जैसा भी है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा शिलालेख। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपवाह तंत्र। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी इसमें। पर निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? अपवाह तंत्र बताएं। इसका जो कहा जाए कि अपवाह तंत्र था, वो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता ने, किन लोगों ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था, वो बताना। किस सभ्यता ने? मिस्र की सभ्यता ने किया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, चीन सभ्यता ने किया, या मेसोपोटामिया। ये जो सारी की सारी जो सभ्यताएं लिखी है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। ठीक है,
सिंधुघाटी सभ्यता के समकालीन है बच्चों। ठीक है, सिंधुघाटी सभ्यता उस टाइम पे चल रही थी, लोग ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे, मिस्र के लोगों से ट्रेड करते थे सिंधुघाटी सभ्यता के लोग। क्योंकि प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सिंधुघाटी सभ्यता का नाम आता है, इसलिए बहुत ज्यादा सभ्यता फेमस है। और सबसे बड़ी बात इन सब में इसलिए ज्यादा फेमस है, ये शहरी सभ्यता थी, वेल डेवलप थी, हर तरीके के यहाँ के लोग इन्होंने मतलब चीजें अपने जितने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरत है सारी सारी पूरी करी। ठीक है, तो इसका सही आंसर सिंधुघाटी सभ्यता हो जाएगा, राइट आंसर सिंधुघाटी सभ्यता हो जाएगा, और सिंधुघाटी सभ्यता इसका सही आंसर। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, ये होगा। और अपवाद तंत्र क्या होता है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूज होंगे। अब ड्रेनेज सिस्टम का नाम सुना होगा आपने, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जैसे हम लोग वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो पानी किस तरीके से कहाँ फ्लो होगा, किस तरीके का, वही चीज है। ठीक है, अब क्या ये बना इस तरीके से था, जैसे मान लो ये यहाँ मकान बन रहे हैं। ठीक है, ये और जो मेन गली ये है, जो मेन गली थी, ये दरवाजे के हमेशा अपनी गली के पीछे वाले एरिया में बनते थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, दरवाजे पीछे गली में बनते थे। तो इसी तरीके से उन्होंने जो जरूरत थी सॉरी, और जो इस बारे में इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब क्या है ड्रेनेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये चीज हो जाता है कि जैसे मान लो ये मकान बने हुए। ठीक है, तो पूरी बस्ती के जो मकान है, तो यहाँ से ड्रेनेज से निकलता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट नया बना रखा था ड्रेनेज सिस्टम के लिए, यहाँ पे ये जुड़ते थे पाइप से, उसके बाद ये पाइप मेन गली में जुड़ता था। ठीक है, जो आज के टाइम में ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर ये शहर के बाहर एक पाइप के थ्रू जुड़ा हुआ था। इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बना रखा था कि कहीं से कोई गंदगी या किस तरीके का हो रहा हो, वो भी ढकी हुई नालियां इस तरीके से मिल जाए। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम है। पानी निकलने की, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, पानी निकलने की जगह। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अपवाद तंत्र यानी पानी निकलने की जगह। पानी निकासी। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक्सों के अपवाद तंत्र। अगर यही आप इस सबको आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो वही नदियां जब आती है, इसको में उसको इधर से जोड़ती है, ये उल्टी जाती है, इस तरीके से पानी का आगे बढ़ता जाता है। अपवाद तंत्र जो बनता है वो ये। ठीक है, ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पैमानों की खोज की ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल, ठीक है, माप तौल से परिचित थे। यह खोजा कहाँ से खोजा गया है, ये जो स्केल है, पैमाना है, एक तरीके से वो कहाँ से खोजा गया है। मतलब वहाँ के लोग इतना ज्यादा कहा जाए कि समझदार थे कि पैमाना इस्तेमाल कर रहे, माप तौल की जो विधि थी आज से 5000 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे, 2 4 6 8 मतलब जो भी कॉन्सेप्ट में ये लोग इस्तेमाल करते थे, 64 तक वो इकाई थी। ठीक है, तो ये जो पैमाना है वो कहाँ से खोजा गया ये बताना है। तो ऑप्शन ए कालीबंगा से मिला ये पैमाना, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ से, और ऑप्शन डी है लोथल से। बताओ बच्चों क्या है इसका सही आंसर। जो पैमाना मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग माप तौल में शिक्षित थे, माप तौल में यूज करते थे। ठीक है, तो वो बताएं क्या है। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। और लोथल के साथ साथ एक जगह और थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये दो चीजें बच्चों याद रखें, इसमें लोथल दे रखा है, कभी कभी मोहनजोदाड़ो भी, तो मोहनजोदाड़ो भी शामिल है। जहाँ से पैमाना मिला है, और इस पैमाने में हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के दांत का पैमाना। ठीक है, हाथी के दांत का पैमाना मिला हुआ है, हाथी के दांत से जो बना हुआ पैमाना है वो ये मिला हुआ है। ठीक है, लोथल से मिला हुआ है, और एक स्केल जो है वो मोहन है। ठीक है बच्चों, कालीबंगा के बारे में बहुत बात कर ली है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से ये रेत मिलती है, यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। हड़प्पा के बारे में भी बात कर ली है, चलो मनकों की कारखाने या फैक्ट्री जो भी वो भी मिला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप में इस्तेमाल होता था। बताया एक द्रव्य है
जो हड़प्पा के लोग मुद्रा बनाने थे, जो मुद्रा थी उनको बनाने में इस्तेमाल करते थे। बता, मुद्राओं के बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। टेराकोटा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। बता, तो सबसे एक एलिमिनेशन मेथड जो लोहा होगा नहीं, क्योंकि लोहा का जो परिचित थे, लोहा से परिचित थे नहीं ये लोग। तांबा, ठीक है, कांसा, टेराकोटा। बताए क्या होगा इसका सही आंसर? जो मुद्राएं मिली है वो टेराकोटा। इससे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बात की थी आप लोगों से, ठीक है, वो क्या है, टेराकोटा। यानी कि टेराकोटा को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, यहाँ टेराकोटा की जगह या कभी भी सेल खड़ी भी लिखा हुआ आ जाएगा बच्चों। तो आपको सही आंसर क्या लगाना है, सेल खड़ी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, टेराकोटा या सेल खड़ी। ठीक है, इसकी मुद्राएं, जो हड़प्पा की मुद्राएं थी, टेराकोटा या सेल खड़ी, दिमाग में बिठा लो, इससे संबंधित थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिख लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक मूर्ति मिली है, वो किससे संबंधित है? इस बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल में बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्या कहाँ से क्या मिला हुआ है। तो नटराज की मूर्ति मिली हुई है, नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली हुई है, बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है, या नरसिम्हा की मूर्ति मिली हुई है? नरसिम्हा होगा नहीं, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात करें, ये हमारे महाजनपद काल का टाइम पे आ जाएगा। नटराज, ये चोलों से संबंधित है, ये भी नहीं होगा, ये तो मतलब मध्यकालीन के टाइम पे गए हैं, चोल टाइम पे। बात करते हैं, यही एक हमारा ऑप्शन बचा, नृत्य करती बालिका। ठीक है, इसी को डांसिंग गर्ल बोला जाता है, यही। या फिर अभी हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखाएगा तो डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, डांसिंग गर्ल। ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका जो है डांसिंग गर्ल मिली हुई है। तांबे की मूर्ति ली, तो कांसे की, सॉरी, कांसे की डांसिंग गर्ल। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता, इससे पहले मैंने आपको धर्म के बारे में बताया ही था। मातृ देवी, मातृ देवी। धर्म की जब बात आएगी तो कौन, और पशुपति, पशुपति। ठीक है, ये संबंधित है। माता देवी की बात कहाँ से संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंपल सा एक लॉजिक है। उत्तर वैदिक काल में, शायद मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया हुआ था, वरुण, इंद्र और ये सारे के सारे फिर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए थे। भूमध्य सागरीय सभ्यता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आर्य सभ्यता आई थी, आर्य सभ्यता भी ऋग्वैदिक सभ्यता आई थी। ठीक है, इस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन का संबंध नहीं है? ओके, जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है, इस चार नाम दे रखे हैं। तो जो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन जिन्होंने किया था, जो इतिहासकार थे, उनसे कौन सा इनमें से नहीं है जो हड़प्पा से संबंधित है? बाकी के 3 संबंधित है और बाकी क्या एक नहीं है? बताए, चार्ल्स मेसन बिल्कुल संबंधित है, ऑप्शन बी है कनिंगम, बिल्कुल संबंधित है ये, और ऑप्शन सी है एम विलियर, ये भी बिल्कुल संबंधित है, और ऑप्शन डी है पीएस वत्स, ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएस वत्स। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, ये है इसका सही आंसर क्या होगा, पीएस वत्स। तो याद रखने वाली चीज है कनिंगम और जो भी है। बाकी के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, कालीगंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? ये तो मैं आपको पढ़ा पढ़ा के मतलब 3 से 4 क्लास में, और अब याद हो गया होगा कि किससे संबंधित है, राजस्थान। ठीक है, यहाँ से बात कर लेते, जब आई गया है तो क्या क्या मिला है, सर्वप्रथम भूकंप के साथ। ठीक है, और जुते हुए खेत के साथ, जुते हुए खेत के साथ। ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, यहाँ पे
अग्निकुंड, अग्निकुंड मिले हैं, ये मेनली कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है बच्चों। कहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि जतुर्वेद के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या फिर अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये सारे के सारे हड़प्पा से मिले, वो सॉरी कालीबंगा से मिले हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, बताया हुआ था घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है ये। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, राजस्थान में है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ मेंशन कर लो, केला मिलाया दुर्ग, तीसरा, चौथा है दुर्ग में दो स्तरीय, दो स्तरीय दुर्ग। ठीक है, दो स्तरीय दुर्ग भी यहाँ से ही मिला हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, राजस्थान, हाँ, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, गुजरात में बताया था बच्चों लोथल, जो एक बंदरगाह है, बंदरगाह। ठीक है, लोथल हो गया, धौलावीरा। ठीक है, यहाँ से बंदरगाह मिला या डकयार्ड जिसको बोलते हैं, ये गुजरात में मिले हुए। ठीक है, राजस्थान सिंध हो गया, सिंध उत्तर प्रदेश में जो साइट्स मिली हुई है आलमगीर। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ओके, ये बड़ा लगा ले इस पे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये मेनली है बताया, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, और ऑप्शन सी है कनिंगम, और ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। बताओ बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 से 22। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया था, पहला पहला शहर, पहला खोजा गया शहर। ठीक है बच्चों, हड़प्पा था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें इसका जब हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ओके, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 21 होता तो 21 भी सही होता। ठीक है, चल है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन या बंदरगाह कौन सा था। ओके, इस बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, आप अगर ठीक से सुन रहे होंगे क्लास में, देख रहे होंगे तो विद इन सेकंड आंसर दे देंगे। टाइम वेस्ट करने की सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इसका जवाब आ जाता है, लोथल। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान, ये मैंने बता ही दिया, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, मोहनजोदाड़ो पड़ता है पाकिस्तान में भी। ठीक है, पाकिस्तान में, ये मैंने आपको बताई थी, कालीबंगा घाघर नदी के सतलज, रोपड़ एक चीज और मेंशन कर ले, ये रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। लोथल है भोगवा नदी, भोगवा नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु, सिंधु से संबंधित है। कालीगंगा घग्गर नदी। ठीक है, ये ठीक है, ये इन नदियों के किनारे स्थित है, ये एक बार बच्चों याद रखें। ठीक है, कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों, पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सारे के सारे
इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? जहाजी माल बंदरगाह था। कहाँ का था या किसका था? वो ये बात कर रहा है किसका था। ठीक है, जो ट्रेड होता था वो किसका होता था, कहाँ से था, इन सभ्यता में किनसे संबंधित था? अब बताओ बच्चों, ये तो मराठी सभ्यता से संबंधित था, मेसोपोटामिया से, मिस्र से, या फारसी जो सभ्यता थी उससे। जो ट्रेड होता था, जहाजी जो जहाज आते थे, माली घाट था, वो किस सभ्यता से संबंधित था? बता। तो इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया से जो हम ट्रेड करते थे, तो जो बंदरगाह था वहीं से ट्रेड होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया से। राइट आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मूर्ति निर्माण से संबंधित है, मुद्रा निर्माण से और निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? जो टेराकोटा ये क्या था इसका? मुद्रा निर्माण से था संबंधित। ठीक है, टेराकोटा या सिल्वरी मुद्रा निर्माण से संबंधित। ठीक है, ये से संबंधित था। तो उस जो मिलती थी मुद्राएं मिलती थी, एक इस तरीके की आयताकार मुद्राएं मिलती थी, उससे बताना है कि इनमें से कौन सा जो पशु था वो इससे अंकित नहीं था या इससे इसका चित्र नहीं था, वो बताना है हमको। ठीक है, बताएं। भैंस, भैंस मिल गई है, भैंस है। ठीक है, भैंस। ऑप्शन बी है भेड़, ऑप्शन नंबर सी है गाय, और ऑप्शन नंबर डी है सुअर। बताएं बच्चों, अगर आज की क्लास आपने सुनी होगी तो ये क्वेश्चन बता देंगे आप क्या है। टेराकोटा की जो मुद्रा है उनपे इसमें से कौन सा जो जानवर है वो नहीं मिलता, विद्यमान नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा गाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? गाय। गाय नहीं मिलती है। गाय हमारी जो कहा जाए फेमस हुई थी काफी ज्यादा, वो गाय का जो मुख्य पशु बना था वो ऋग्वैदिक काल में बना हुआ था। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको लिख देता हूं मैं, वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित। ठीक है, वैदिक काल में गाय का बहुत ज्यादा कहा जाए इसको माना जाता था। पशुओं में सबसे ज्यादा प्रथम गाय था। जितने भी युद्ध होते थे वो गायों के लिए होता था, जिसको अगन्या न मारने वाली जानवर जिसको बोला गया अगन्या, इसकी चोरी में युद्ध हो जाते थे। इंद्र का रक्षक था। तो ये आगे हम पढ़ेंगे तो वैदिक काल, तो उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। भैंस मिलती है, भेड़ मिलती है, सुअर मिलता है। ठीक है, इसका आंसर है तो सही है। ओके, आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। सिंधुघाटी सभ्यता से मेरे हिसाब से आपको धर्म से संबंधित चीजें बता दी, स्ट्रक्चर से चीजें संबंधित बता दी, कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ है इससे भी संबंधित चीजें बता दी, और तेल खड़ी मुद्रा व्यापार इस चीज में जितने भी टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं सिंधुघाटी सभ्यता से। ठीक है, होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो वैदिक काल से संबंधित करेंगे, फिर वैदिक काल या वैदिक काल। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, टाइगर विद तेजा को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई और भी सजेशन अगर आपको लगता है कि ठीक है क्लास में या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या किस तरीके से कुछ और जो आपको लगता है कि इस तरीके से तैयारी में और हो सकता है, मेरे हिसाब से क्लास तो अच्छी चल रही है, फिर भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much.